Hello students, how are you? Welcome back to my channel Science Learning with Sweta. It is third part of sound chapter class 8, and in previous classes we studied that sound is produced by the vibration of object. Sound cannot produce without vibration. And second thing we learned that in human beings sound is produced by the vibration of vocal cord, which is present in larynx. And we also learned that sound travel through a medium like gas, liquid or solid. It cannot move through a vacuum. ये इनको साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए. ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है. एंड टुडे वी विल स्टडी हाउ वी हियर. हम लोग सुनते कैसे हैं. Let's start our topic 13.4. We hear sound through our ears. हम लोग अपने कानों से सुनते हैं. The shape of the outer part of the ear is like a funnel. हमारे जो कान का outer part है वो एक funnel की तरह होता है. फनल इसलिए होता है क्योंकि हमारे कान के आउटर पार्ट का ये फंक्शन होता है कि वो चारों तरफ की आवाज़ों को कलेक्ट करे. आप अगर ध्यान दो तो अदर एनिमल का भी जो आउटर ईयर है वो एक फनल की तरह ही होता है. When sound enters it travels down a canal at the end of which a thin membrane is stretched tightly. जब साउंड इंटर करता है, मैं आपको दिखाती हूँ. हमारा ईयर कुछ आउटर ईयर कुछ इस शेप का होता है, और जब वो अगर उसको अंदर देखा जाए तो कुछ ये इस तरह से आगे होता है बना हुआ. जब साउंड यहाँ पे ऑल डायरेक्शन से यहाँ पे कलेक्ट होता है तो वो कलेक्ट हो करके इकट्ठा हो करके ये साउंड आगे की डायरेक्शन में एक कैनाल के थ्रू जाता है, और एंड कहाँ पे करता है, एक यहाँ पे स्ट्रेच मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम. It performs an important function. To understand what the eardrum does, let us build a tin can model of the eardrum. अब इस eardrum का हमारे hearing में बहुत ही important role है. इसको समझने के लिए हम लोग एक activity करते हैं जो है activity 13.10. It is very interesting activity. You can also try it. Take a plastic or tin can, cut its ends. एक कोई भी कैन लेना है जो प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर टीन का भी हो सकता है, और उसके एक एंड को कट कर देना है. एक तरफ से तो ये ओपन है ही, दूसरी तरफ से भी इसको ओपन कर देना है. ओके. Stretch a piece of rubber balloon across one end of the can and fasten it with rubber band. अब जो ये कैन है जिस तरफ से इसको ओपन किए हैं, इस तरफ एक बैलून का टुकड़ा लगा करके रबर बैंड से इसको टाइटली बांध लेना है. Put 4 or 5 grain of dry cereal on the stretch rubber. अब इसके ऊपर कोई भी ड्राई सीरियल जैसे गेहूं का दाना या फिर चावल का दाना इसके ऊपर रखना है. नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड. फिगर 13.15. ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू ग्रेन. व्हाई डू द ग्रेन जंप अप एंड डाउन. आप इस फिगर में देख सकते हो इस लड़के ने इस जो रबर जो स्ट्रेच फॉर्म में लगा है इसके ऊपर जो सीरियल रखा है हमने, इस जब ये साउंड प्रोड्यूस करता है हुर्रे हुर्रे, तो इसमें एक मूवमेंट आ जाती है. ये मूवमेंट क्यों होती है? क्योंकि साउंड इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और वाइब्रेशन की वजह से इसके ऊपर जो भी ग्रेन रखे हुए हैं, ड्राई ग्रेन रखे हुए, जंप करने लग जाते हैं. द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच रबर सीट. अब जो हमारे ईयर में जो ईयर ड्रम है
वो भी सेम ऐसा ही एक रबर सीट की तरह होता है। ये एक मेम्ब्रेन होता है, लेकिन ऐसे ही ये भी हमारे ईयर में लगी होती है, एक थीन मेम्ब्रेन। साउंड वाइब्रेट मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, फिगर 13.16। अब जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो इस ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होती है। The eardrum send vibration to the inner ear. From there the signal goes to the brain. अब इस जब ईयर में सारे साउंड कलेक्ट होके कैनाल के थ्रू गुजरते हैं और जब इस ईयर ड्रम पे पड़ते हैं तो इसमें एक वाइब्रेशन आ जाता है। जैसे हम लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उस रबर जो लगी हुई थी उस कैन में, उसमें वाइब्रेशन आ जाती है। उसी तरह से इसमें भी ईयर ड्रम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है साउंड की वजह से, और ये वाइब्रेशन फिर क्या होती है, इनर ईयर में ट्रांसफ़र हो जाती है और इनर ईयर से ये इलेक्ट्रिक सिग्नल बन के हमारे ब्रेन में इंटर करती है और हमें कोई भी चीज़ तब सुनाई देता है। इस फिगर में भी आप देख सकते हो डिटेल में ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम है और यहाँ से अटैच है इनर ईयर। जब ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होती है तो ये ट्रांसफ़र कर देती है अपने वाइब्रेशन को इनर ईयर में और वहाँ से फिर ये जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक आ जाता है और हमें सुनाई देता है। We must never put a sharp pointed or hard things into our ear. It can damage the eardrum. The damaged eardrum can impair hearing. अब अगर सोचो, अगर हम कुछ हार्ड चीज़ से अगर इसको टच कराएं तो ये क्या हो सकता है, इसमें छेद भी हो सकता है, ये ब्रेक भी हो सकता है। तो क्या होगी, जब कोई साउंड आएगी तो ये वाइब्रेट नहीं करेगा, इसके अंदर से साउंड पास हो जाएगी और हमारे हियरिंग में इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, हमारा हियरिंग डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हमें कभी भी कोई भी शार्प पॉइंटेड या हार्ड थिंग को अपने ईयर में नहीं डालना चाहिए। Now come to the 0.5 amplitude, time, period and frequency of a vibration. अब कोई भी साउंड को तुम देखते हो कि एक साउंड दूसरे साउंड से ज़्यादा तेज़ होता है या फिर एक इंसान का वॉइस दूसरे इंसान के वॉइस से डिफरेंट होता है। अगर एक फीमेल का वॉइस देखें तो उसका वॉइस ज़्यादा श्रिल होता है मेल के वॉइस से। ये किसकी वजह से होती है, ये जो वाइब्रेशन होते हैं उसके एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. We have learned, हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाइब्रेशन क्या होती है। This motion is also called oscillatory motion. अब वाइब्रेशन को oscillatory motion भी कहते हैं। We have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. अब हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि साउंड जब वेव प्रोड्यूस करता है तो ये कुछ इस तरह से वेव प्रोड्यूस करता है। अगर इस वेव में दो पॉइंट को हम कंसीडर करें, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो हम देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट के जो पार्टिकल हैं वो सेम पोजीशन पे है। इस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पे भी वो ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट है और नेक्स्ट पॉइंट में भी वो ऊपर के डायरेक्शन में इसके पार्टिकल मूवमेंट करने वाले हैं। तो ये जब इस तरह से एक पोजीशन में दो पार्टिकल आ जाते हैं तो इसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं और वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितनी टाइम लगती है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब जितनी भी ऑसिलेशन ये कंप्लीट करेगी 1 सेकेंड में, इसको इसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये एक ऑसिलेशन हो गया। अगर ये दूसरा ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ज। फ्रीक्वेंसी को हर्ज में एक्सप्रेस करते हैं। इट्स सिंबल इज HZ। इसको HZ से
सिंबलाइज करते हैं। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ज इज 1 oscillation per second. If an object oscillates 20 times in 1 second, what would be its frequency? अब तुम देख, अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ज है तो इसका मतलब क्या है, वो 1 सेकेंड में 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। और अगर ऑब्जेक्ट एक 1 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 20 हर्ज। 20 हर्ज, ओके। You can recognize many familiar sound without seeing the objects producing them. तुम किसी की भी आवाज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते हो बिना उसके देखे हुए। अगर किसी इंसान को तुम जानते हो, उससे बहुत बार मिले हुए हो, या फिर किसी सिंगर की आवाज़ को तुम पसंद करते हो, बहुत बार उसके गाने को सुनते हो, तो उसका कोई भी सॉन्ग हो तुम रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि ये सिंगर है ये। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होता है? दिस साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू अनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। उसकी साउंड कुछ अलग होती है दूसरों के साउंड से, मीन्स सबकी साउंड अलग होती है दूसरे के साउंड से, इसकी वजह से हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर मेक देम डिफरेंट? अब ये जो साउंड एक दूसरे से डिफरेंट होती है सबकी, वो किसकी वजह से होती है? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ही दो फैक्टर है जिसकी वजह से ये साउंड एक दूसरे से डिफरेंट होती है। कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी? हम लोग एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की वजह से एक साउंड को दूसरे साउंड से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। Now loudness and pitch, activity 13.11। कोई भी साउंड का जो लाउडनेस होता है या फिर पीच होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले एक्टिविटी करते हैं 13.11। टेक अ मेटालिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून, स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली ऑन द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। अब ये एक टम्बलर ले रहे हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं कोई भी स्पून से। Hear the sound produced. Now bang the spoon on the tumbler and hear the sound produced again. Is the sound louder when the tumbler is struck hard? जब उसको जोर से स्पून से पीटेंगे तो वो उसकी आवाज़ भी तेज़ निकलेगी। Now suspend a small thermocol ball touching the rim of the tumbler, figure 13.17। अब यहाँ पे एक कोई भी थर्मोकॉल लेते हैं और उसको टच कराते हैं, और जब ये स्पून से इसको पीटते हैं तो इसमें वाइब्रेशन, ग्लास में वाइब्रेशन आ जाएगी, और उसको एक थर्मोकॉल को हैंग करके वहाँ पे टच करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि थर्मोकॉल में क्या मूवमेंट हो रही है। Vibrate the tumbler by striking it. See how far the ball is displaced. The displacement of the ball is measure of the amplitude of vibration of the tumbler। मैंने amplitude के बारे में पहले भी बताया था आप लोगों को कि जो मैक्सिमम जो मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में या फिर नीचे के डायरेक्शन में जो मैक्सिमम मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट की, उसी को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो उसको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया गया है कि अगर टम्बलर को तेज़ स्ट्राइक करते हैं तो और उससे थर्मोकॉल के बॉल को टच कराते हैं तो थर्मोकॉल के बॉल में क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी मेन पोजीशन से। उसी डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन with some force. Compare the amplitude of vibration of the tumbler in two cases. In which case is the amplitude larger? अगर टम्बलर को जोर से फोर्स लगा के स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, उस वाइब्रेशन तेज होगी। वाइब्रेशन तेज होने की वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी फाइंड आउट दैट
loudness of sound is depend on its amplitude. Okay, loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. For example, if the amplitude become twice, the loudness increase by a factor of 4. अब ये loudness जो होती है वो proportional होता है इस amplitude के square के. Loudness is proportional to the square of amplitude. For example, if the amplitude become twice, अगर amplitude twice हो, अगर amplitude अगर twice हो तो उसकी loudness क्या होगी, उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगी. 4 is loudness. The loudness is expressed in a unit called decibel. डेसिबल में इसको शो करते हैं D और B लिख के. The following table gives some idea of the loudness of sound coming from the various sources. अब ये जो loudness है इसको किस में मेज़र करते हैं, डेसिबल में. अब डिफरेंट थिंग का loudness डिफरेंट होता है, उसको डेसिबल में हम लोग मेज़र करते हैं. नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम लोग सांस लेते हैं उसकी कितनी होती है, 10 डेसिबल होती है लाउडनेस. सॉफ्ट विस्पर, अगर एक दूसरे से कानों में फिसफिसा के बात करते हैं तो उसकी लाउडनेस होती है 30 डेसिबल. नॉर्मल कन्वर्जेशन जो हम लोग बातें करते हैं उसकी होती है 60 डेसिबल. बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल. एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल. Above 80 डेसिबल द नॉइज़ बिकम फिजिकली पेनफुल. अगर 80 डेसिबल से भी ज़्यादा हो तो वो क्या होती है, पेनफुल होती है. द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड. वी नो, हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में भी देखा कि जो लाउडनेस है अगर ज़्यादा होता है तो उसकी एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होती है. व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज़ लाउड. अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो साउंड का, जो भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसका अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो तो साउंड भी लाउड होगा. व्हेन द एम्पलीट्यूड इज़ स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस इज़ फीबल. अगर एम्पलीट्यूड कम है तो उसकी आवाज़ भी धीमी होगी. कंपेयर द साउंड ऑफ अ बेबी विथ दैट ऑफ एन एडल्ट. इज़ देयर एनी डिफरेंस. बेबी का साउंड एक एडल्ट के साउंड से डिफरेंट ही होगा. बेबी की आवाज़ क्या होगी, थोड़ी पतली होगी. एडल्ट even if two sound are equally loud they differ in some way. Let us see how. अगर दो साउंड इक्वली लाउड है, दोनों इक्वली ही लाउड है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ डिफरेंस हो जाता है क्योंकि एक साउंड दूसरे साउंड, एक इंसान का साउंड दूसरे इंसान के साउंड से डिफरेंट होता है. आई वंडर वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई टीचर. अब ये बूझो के माइंड में आ रहा है कि क्यों मेरा जो आवाज़ है वो मेरी मैम की आवाज़ से डिफरेंट है. द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पीच ऑफ अ साउंड. अब जो किसी भी साउंड का जो श्रिलनेस है, किसी की पतली आवाज़ है या मोटी आवाज़ है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर वी से दैट साउंड इज़ श्रिल. अगर फ्रीक्वेंसी हायर हो तो वो साउंड श्रिल होगा, पतला होगा. एंड हैज़ अ हाई पिच. ओके. इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर वी से दैट साउंड हैज़ अ लोअर पिच. अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसको लोअर पिच बोलेंगे, अगर हाई होगी फ्रीक्वेंसी तो उसको हाई पिच साउंड बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, a drum vibrate with a low frequency, therefore it produce a low pitched sound. अब यहाँ पे देख रहे हो तुम, ये जो ड्रम है इससे जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी और ये विसल का फ्रीक्वेंसी, दोनों के फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है. विसल की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है और इसकी कम फ्रीक्वेंसी है. एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, दोनों की साउंड लाउडनेस सेम हो सकती है, लेकिन इनके जो श्रिलनेस है वो डिफरेंस होगी बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी. ऑन द अदर हैंड विसल हैज़ अ
हाई फ्रीक्वेंसी एंड देयरफॉर प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ हाई पिच। उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है विसल की, इसीलिए वो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। A bird makes a high pitch sound whereas a lion makes a low pitch roar. However, the roar of lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble. जो बर्ड साउंड प्रोड्यूस करती है वो हाई पिच की होती है और जो लॉयन साउंड प्रोड्यूस करती है वो लो पिच की होती है। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइसेस? चिल्ड्रन के वॉइस में और एडल्ट के वॉइस में डिफरेंस होती है। चिल्ड्रन की वॉइस हाई पिच की होती है, एडल्ट की वॉइस लो पिच की होती है। कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड is higher than that of an adult? Usually the voice of woman has a higher frequency and is shriller than that of man. अब किसी भी वुमेन की जो वॉइस होती है वो मैन के वॉइस से श्रीलर होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, और मैन के वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए वो कम श्रीलर होती है। Now come to the point 13.6, audible and inaudible sounds. Audible means जो सुनाई देता है और inaudible means जो sound नहीं सुनाई देता है। We know that we need a vibrating body for the production of sound. किसी भी sound के production के लिए हमें पता है कि vibrating body जरूरी होती है। Can we hear the sound of all vibrating bodies? क्या हम सभी तरह के वाइब्रेशन को सुन सकते हैं? सभी तरह जो वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है, क्या हम उसे सुन सकते हैं? द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय human ears. Such sounds are called inaudible. On the higher side, sound of frequency higher than about 20,000 vibration per second are also not audible to the human ear. Thus for human ear, the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 hertz. अब जो कोई भी बॉडी साउंड प्रोड्यूस करता है वाइब्रेशन की वजह से, अब सभी तरह के वाइब्रेशन को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। ह्यूमन बीइंग के जो साउंड सुनने की जो रेंज है वो क्या है, 20 to 20,000 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम लोग सुन पाते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से लो फ्रीक्वेंसी का साउंड हो तो उसे भी हम नहीं सुन पाएंगे, और अगर 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से हायर फ्रीक्वेंसी का साउंड हो तो उसे भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। हमारा रेंज क्या है, 20 to 20,000 हर्ट्ज। अब जो 20 हर्ट्ज से लो फ्रीक्वेंसी का साउंड है वो भी हमारे लिए इनऑडिबल है, और 20,000 हर्ट्ज से जो हायर फ्रीक्वेंसी का साउंड है वो भी हमारे लिए इनऑडिबल है। 20 हर्ट्ज से लोअर फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम लोग सोनिक या फिर इंफ्रासाउंड भी बोलते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से हायर फ्रीक्वेंसी के साउंड को अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो इंफ्रासाउंड या फिर अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। डॉग, डॉल्फिन, बैट, ये एनिमल्स अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन पाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से हायर फ्रीक्वेंसी की होती है। और कुछ एनिमल जैसे एलिफेंट, जिराफ, ये यूज़ करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड को कम्युनिकेट करने के लिए, जो हमारे लिए इनऑडिबल होता है, इन एनिमल्स के लिए वो ऑडिबल होता है। Some animals can hear sounds of frequencies higher than 20,000 hertz. Dog have this ability, मैंने पहले भी बताया, डॉग 20,000 हर्ट्ज से हायर फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं। द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विसल विच डॉग कैन हेयर बट ह्यूमन कैन नॉट। अब पुलिस क्या करती है, 20,000 हर्ट्ज से हायर फ्रीक्वेंसी की विसल बजा यूज़ करती हैं, जो डॉग तो सुन सकते हैं बट ह्यूमन भी नहीं सुन सकते हैं।
The ultrasound sound equipment familiar to us for investigating and tracking many medical problem works at frequency higher than 20,000 हर्ज. अब ये जो अल्ट्रासाउंड होती है इसका यूज़ बहुत सारे मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में भी यूज़ किया जाता है जिनका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ज से हाई होता है. हम लोग आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in comment box. I will reply, and don't forget to subscribe and like my channel. Thank you. Bye bye.